आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यानी जो पढ़ने वाले हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास। जैसा कि आप सभी को पता है जेएसएससी के तरफ से उन्होंने एग्ज़ाम का कब कब लेना है वो डेट अनाउंस किया है। तो सीजीएल एग्ज़ाम का ठीक है भी उन्होंने डेट जारी कर दिया है। हालांकि ये देखना हमें कि क्या जो तय समय है उस पर एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। बाकी एग्ज़ाम अगर ऐसा देखो तो आपके पास 2 मंथ्स है यानी कि 60 डेज़, तो आपको उसे ही मानकर प्रिपरेशन करना चाहिए। तो अगर हम जीके जीएस वाला सेक्शन अगर देखें जहाँ पर जीएस और जीके से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से ठीक है जनरल अवेयरनेस से, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको इतिहास का भी पढ़ना है, मतलब भारत का इतिहास एवं संस्कृति को भी। ठीक है, उसका सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का इतिहास एवं संस्कृति वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो अगर 60 दिनों में एग्ज़ाम होने वाले हैं और लास्ट समय बचता है तो यहाँ पर हम डिटेल किसी भी टॉपिक को लेकर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम, आई थिंक बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो डिटेल में उतना हम ना देखेंगे। मतलब देखो, अगर आपको कोई डिटेल में देखना है ठीक है किसी भी टॉपिक का, जैसे अगर आप चाहते हो कि मुझे जैन धर्म का ही देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, तो आप उसे डिटेल में देख लेना, या बुक अगर हो आपके पास तो डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, कितने इम्पोर्टेंट जो जो चीज़ उससे फैक्ट बनते, तो अलग से भी आप पढ़ना, नोट्स बना लेना। लेकिन यहाँ हम क्या करने वाले हैं, ऐसे ही हम लेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, या फिर जैसे कि पूरा पाषाण काल से जितने क्वेश्चन बनते हो, ठीक है, मध्य पाषाण का जितने भी बनेंगे तो वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। ठीक है, जैसे कि जो मैंने भी बताया कि भारत का इतिहास एवं संस्कृति, इसका एक सीरीज़ ही हम मतलब लेकर आएंगे। वीडियो जो रहेगा वो 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है, तो इसी टाइप का छोटे छोटे रहेंगे और इसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे एक वीडियो में जितना भी पॉइंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो भारत का इतिहास एवं संस्कृति जो वीडियो सीरीज़ है उसमें सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास जो है उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स बनेंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो सिर्फ हम उन्हें ही देखेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो, या फिर आप सिर्फ टाइप कर देना जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चाहे अगर आप कोई भी, जैसे मेडिएवल का कोई टॉपिक पढ़ना चाहो, मॉडर्न का या स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है, तो आप पॉइंट जो वो टॉपिक बस डाल देना, आपको मिल जाएगा। बट यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम पॉइंट टू, जहाँ से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब जहाँ से क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा वहीं देखेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे अगर सब्सक्राइब किए हो तो ज़रूर आप ये मानते हो कि यहाँ से हमें बेनिफिट मिलेगा, एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्लियर कर पाओ, इसलिए यहाँ पर आप आए हो। तो आप ये पॉइंट टू पॉइंट याद करो, साथ ही साथ देखना आपको एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम जो आज देखने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम मेडिएवल या फिर मॉडर्न वाला नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत का इतिहास में जितने भी वन लाइनर बनेंगे, जितने भी पॉइंट वाले, उसे हम याद करते जाएंगे। एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास देखते हैं, पॉइंट हमारा क्या है। देखिए, पहला पॉइंट जो है वो है संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति। ठीक है, संपूर्ण कंप्लीट पाषाण युगीन संस्कृति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 चरणों में इसे विभाजित कर लिया गया है। कौन सा? तो ये है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, प्राचीन इतिहास में भी अगर आपने अगर डिटेल में जिसने भी पढ़ा है, ठीक है, या नहीं पढ़ा है तो सुन लो ऐसे भी, कि संपूर्ण एक पाषाण युगीन संस्कृति जो है, ठीक है, उसे 3 चरण में, ठीक है, 3 भागों में उसे बांट लिया गया। नाम क्या रखा गया? पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछ ले, इतने तो इजी नहीं पूछेंगे कि कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कौन कौन है? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो आप इसे सिर्फ ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। एक बार सुन लीजिए कि पाषाण युगीन संस्कृति को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि देखिए इससे इतना ही बनता है, ठीक है। अभी देखिए इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल। अब इतिहास का जो आरंभिक काल है, ठीक है, इतिहास का जो एकदम स्टार्टिंग जो काल है उसे पूरा पाषाण काल बोला गया, और उसके बाद के काल को मध्य पाषाण काल बोला गया और नवपाषाण काल बोला गया, ठीक है। मध्य पाषाण काल एंड नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अभी नेक्स्ट चीज़ और देखिए कि पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पत्थर के औजार, ठीक है, सबसे पहले किस काल में पाए गए थे? तो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप मार दोगे, पूरा पाषाण काल में, ठीक है, पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट देखिए लघु पाषाण पत्थर के औजार होते थे, ठीक है, मतलब पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे और लघु पाषाण पत्थर के औजार होते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा लेख शास्त्र क्या है? पूरा लेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। पूरा लेख शास्त्र, अब जैसे कोई एक बोला जाता है ना कि ये किसका अध्ययन है, ठीक है, जैसे कि आप साइंस में भी पढ़े हो, ठीक है, तो उसी तरह क्या बोला कि पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख, जैसे एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़ते हो, ठीक है, या फिर आप और भी इस टाइप के, तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ऐसा बोलते हो ना, ठीक है। तो पूरा लेख शास्त्र जो होता है, ठीक है, वो मतलब शिलालेख जो होता है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। देखिए हर कैटेगरी के अलग अलग होते हैं, जैसे किसी और का में कुछ और है, कुछ और है, इस टाइप के कैटेगरी वाइज बांटे। जैसे सेरिकल ये वाला रहता था, साइंस में पढ़ते थे ना, तो उसी टाइप के यहाँ भी है, ठीक है। तो पूरा लेख शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र याद रखिएगा, ये शिलालेख का, शिला मतलब समझ लो, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिलालेख का अध्ययन है, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? पूरा लेख शास्त्र। कोई और ऑप्शन आपको 3 अनदर ऑप्शन और दे दिया जाएगा, ठीक, या फिर ये पूछा जाएगा पूरा लेख शास्त्र, ठीक है, किसका अध्ययन किया जाता है? इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। देखिए ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा नहीं है, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, जब पॉइंट आपको दे दिया गया है और उसमें शायद 2 पॉइंट भी निकल जाए, 1 पॉइंट या 3 पॉइंट एक साथ आपको बन रहा है, तो उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ पॉइंट है जो जो इम्पोर्टेंट बन रहा है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे पहला पूछा, मतलब देखिए पॉइंट जो है वो क्या है कि अभी जैसे हमने पढ़ा कि पूरा लेख शास्त्र शिलालेख का अध्ययन है। देखो क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि किसका अध्ययन है, बोला गया कि शिलालेख का अध्ययन है। अब इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो कि शिलालेख का अध्ययन क्या है, तो पूरा लेख शास्त्र है। अभी ये देखो कि हमने पढ़ा कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान, ठीक है, संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण जो है वो विज्ञान की म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। विज्ञान की म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत में ऐतिहासिक लेखों का, जो ऐतिहासिक जितने भी पुराने मतलब समझ लो इतिहास के जो लेख हैं, लिखे हुए जो भी चीज़ें हैं, तो उसका संरक्षण आता है, ठीक है। उनका जो लेख का संरक्षण है वो विज्ञान के किसके अंतर्गत आता है, तो वो म्यूजियोलॉजी, ठीक है, म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम के गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से
बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम, ठीक है, से गर्त निवास के प्रमाण मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्या है कि मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण युग, ठीक है, नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत करता है। कौन? तो मेहरगढ़ नवपाषाण का, ठीक है, नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण जो है वो प्रस्तुत मेहरगढ़ ही करता है। नेक्स्ट क्या है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की, ठीक है, रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है भीमबेटका। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। पूछा जा सकता है कि चित्र तथा भित्ति चित्र का बेहतरीन उदाहरण, ठीक है, उदाहरण क्या है? तो वो भीमबेटका की गुफाएं और ऐतिहासिक गुफाएं जो है वो सारी चीज़ें क्या है? तो वो चित्रों और भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है कि भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की जो गुफा है वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी जो है उन्होंने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। कब की थी ये भी पूछा जा सकता है। हड़प्पा की किसने की थी ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता काशीयुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी काशीयुगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट देखिए, एक बार हम कंप्लीट आ जाते हैं उसके बाद रिवीजन भी करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, उत्तरी मतलब देखो सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तरी सीमा, मान लो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो वो, और अगर दक्षिणी भाग में अगर आप देखोगे तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। मतलब एक आप मैप का अंदाज़ा लगा लेना कि कितना एरिया जो है वो कहाँ से मतलब उस मैप पे आता है। जैसे अगर आप बोल रहा है कि दक्षिणी हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र, तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सी दिशा में हुआ, पश्चिम दिशा में, ठीक है। और उसके बाद फिर उत्तर में आता है जम्मू कश्मीर। तो ऐसे आप मैप को देखो, यानी कि ये मैप किस हिसाब से मतलब भारत वाला मैप है, तो यानी कि इस और की हो रहा है, जैसे कि हमारा भी महाराष्ट्र का है वर्तमान समय में, ठीक है। तो ये पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम है हमारा, ये पूरब मान लो, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि मांडा जो है उत्तर, तो ये उत्तरी भाग में अभी इस एरिया तक भी शायद फैला हुआ हो, ठीक है। फिर पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर यानी कि उत्तर प्रदेश, तो इधर उत्तर प्रदेश यानी कि सारे कुछ इधर ही आ रहा है ना, ये एरिया पे, ठीक है, इस एरिया पे। और भी होगा बड़ा क्षेत्र, अभी सिर्फ समझने के लिए आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद पश्चिमी सीमा सुत का गैंडोर यानी बलूचिस्तान से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया ही आता है, शायद इससे और बढ़ा जाए, मैप में हम देखेंगे तो और अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सिंधु घाटी का जो विस्तार था वो कैसा था, क्या था। एक बार वापस से हम देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जो कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी सीमा जो है वो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र है,
ठीक है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि यूपी हमारा पड़ गया, और पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर यानी कि बलूचिस्तान से लगी हुई है। अब इसे 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी सीमा जो है वो किससे लगी हुई है, ठीक है। और जगह का नाम ऐसे पूछ दिया जा सकता है, जैसे बोल देगा मांडा, ठीक है, दैमाबाद, ठीक है, या फिर आलमगीरपुर या फिर सुतका गैंडोर, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हड़प्पाई स्थल लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। अब देखो हड़प्पाई स्थल जो है, ठीक है, लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। बोलेगा उस समय का बंदरगाह कौन है, कौन सी जगह, तो लोथल हो जाएगा, ठीक है। और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी याद रखिएगा, भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है लोथल। नेक्स्ट हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। ये कांस्ययुगीन है, कांस्ययुगीन हमने अभी ऊपर में पढ़ा था, और यहाँ पर अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वहाँ ऑप्शन दिया जाएगा किसकी प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको लोहा वाला मार लेना है। नेक्स्ट है हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आपको ये भी याद रखना है कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और अभी हमने जस्ट पढ़ा कि लोथल, यहाँ देखिए लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और ये क्या है, बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह था। बंदरगाह कहाँ है, लोथल में, और ये भोगवा नदी के किनारे है। और वहीं हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एक चीज़ मुझसे अभी फ़िलहाल मिस हो गया, जैसे कि अगर हम जैसे कि अभी हड़प्पा वाला पढ़ रहे हैं, तो जब हड़प्पा कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार वापस से हम याद करने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे हमने पाषाण कालीन देखा था तो वहाँ रिवीजन नहीं किया, तो वो मुझसे छूट गया, कोई बात नहीं। अभी हम वापस से करेंगे तो रिवीजन आप लोग को एक बार करवा देंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण जो स्थल है, रोपड़ सतलज है, ठीक है, सॉरी सतजल नहीं, सतलज नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा, तो रोपड़। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये आदि इतिहास के ये पे भी आता है, जैसे कि हिस्ट्री को जैसे जो एंशियन हिस्ट्री थी, ठीक है, तो उसे भी जैसे 3 में जैसे पूर्व का, मध्य का, ठीक है। तो पूर्व में क्या हुआ था कि कुछ जैसे कि उस समय के क्या होता था कि जैसे कुछ चीज़ें दबी हुई मिली, ठीक है, तो उससे जो होते थे वो पता चल जाता था, अच्छा ये है, इतना पुराना है ये। और जो हमारा हड़प्पा वाला जो ये जो आता है वो आदि इतिहास में आता है। मतलब जो चीज़ें तो मिली हड़प्पा सभ्यता में, चीज़ें तो मिली, मगर उसे पढ़ के अभी तक क्लियर नहीं किया गया कि उस चीज़ों में क्या क्या था। उसकी जो लिपि है उसे समझना थोड़ा सा लिपि को क्या बोलूँ, वो जो चीज़ें लिखी हुई मिली उनको समझने में अभी तक सक्षम नहीं है, या फिर अभी तक उनको अच्छे से नहीं क्लियर किया गया, तो वो आदि इतिहास के रूप में आती है। ठीक है, इसलिए वो एक तरीके से क्या बोलेंगे उसे, आदि इतिहास के भाग में आते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। भाव यानी कि भाव व्यक्त, जैसे मछली, ठीक है, तो उस तरीके से वो लोग व्यक्त करते थे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका भाव नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो भाव चित्रात्मक थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। देखा मैंने बोला, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे वो जैसे जो चीज़ें समझ में उनको आई है तो वो आई है, जो नहीं समझ आई है वो नहीं आई है। ठीक है, तो वो आधा ही उनको कुछ चीज़ें समझ आई, कुछ नहीं समझ आई, इसलिए वो आदि इतिहास की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। हाँ, शहरी थे। आप लोगों ने हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो, ठीक है, यही थी ना मूवी का नाम, हाँ मोहनजोदड़ो, उसमें देखा ही होगा कि उनकी सभ्यता, मतलब देखो जब आप ये हिस्ट्री का पढ़ोगे ना तो आप लोग देखोगे कि अभी जो हम लोग नाली वगैरह बनाते हैं, बाथरूम है या फिर
कुंड वगैरह है, ठीक है, या स्नान स्विमिंग पूल टाइप से उस समय का होता था, तो वो अभी जिस तरह का मॉडर्न ये पे है उसी टाइप से है। और आई थिंक इसकी तुलना पेरिस से की जाती थी, जिस तरह का अभी वहाँ का जो बिल्डिंग वगैरह जो बनाए गए हैं वो उसकी तुलना उस समय के मतलब हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो का जो डिज़ाइनिंग थी, ठीक है, आर्किटेक्ट वगैरह जो भी थे, तो पेरिस में अभी है वो, तो सोचो कितना डेवलप होगा वो, ठीक है। तो ऐसे किया गया। चलिए, तो वो शहरी है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से, तो धोलावीरा गुजरात, कक्षकरण, ठीक है, गुजरात कक्षकरण जो है में स्थित है। महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है, सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा, धोलावीरा गुजरात जो है, कौन सा, कक्षकरण में स्थित है। यहाँ से उन्नत जल प्रबंध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जल प्रबंधन के, ठीक है, उन्नत, वो भी एकदम उन्नत डेवलप्ड, ठीक है, जल प्रबंधन के प्रमाण मिला है। क्लियर हुआ? जैसे मतलब जल मतलब नाला का एक कैसे अच्छे से निकासी होगा, ठीक है, वहाँ पर ऐसा अगर आप पढ़ोगे ना तो ये भी पाओगे कि जो रोड होती थे वो ऐसे समकोण पर बनते थे जिससे एयर पास होते थे, और एयर जो होता था वो क्या होता था, जो भी मतलब उसे एयर को शुद्ध करता था, ठीक है, वो डिटेल में पढ़े होगे तो पता होगा। चलो, तो एक बार रिवीजन करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नई रिवीजन करने से हम भूल भी सकते हैं, तो एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, सबसे पहले संपूर्ण पाषाणकालीन, ठीक है, जितना भी पाषाणकालीन संस्कृति है, मतलब संपूर्ण पाषाणकालीन को 3 चरणों में, ठीक है, कितने चरणों में, तो 3 चरणों में उसे विभक्त कर दिया गया। नाम क्या है, तो पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को फिर बांटा गया, ठीक है, तो इतना डिटेल हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल एवं उसके बाद के काल को मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है वो इतिहास का आरंभिक, जो एकदम स्टार्टिंग से लेकर जाओगे तो उसे बोला गया, उसके बाद का फिर मध्य और नव पाषाण काल। नेक्स्ट है पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अब जाहिर सी बात है उस समय तो ऐसा कोई औजार नहीं मिला था, लेकिन पत्थर वाला का पत्थर का जो औजार है वो प्रमाण मिले थे। लघु पाषाण पत्थर के औजार होते हैं, ठीक है, लघु पाषाण पत्थर के औजार, मतलब जब आप पूरा पाषाण काल में देखोगे जो पत्थर के औजार, तो वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप के औजार का रूप वहाँ पर देख पाओगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, पूरा लेख शास्त्र। अभी हमने पढ़ा कि पूरा लेख शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शिला लेख का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। मेहरगढ़ नवपाषाण युग का, नवपाषाण युग में मतलब वो एकदम प्राचीनतम प्रमाण, मतलब सबसे पुराना प्रमाण प्रस्तुत करता है। कौन, तो मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहट्टी में स्थित है, ठीक है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की, रॉक शेल्टर्स जो है विंध्य रेंज की तलहट्टी में स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा
भीमबेटका की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? शैल चित्र के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, सर्वप्रथम दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन थी। यहाँ पर क्या नहीं प्राप्त हुआ था? लोहा नहीं प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू कश्मीर, दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र है, और पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यानी यूपी, और पश्चिमी सीमा सूतका गैंडोर यानी बलूचिस्तान से लगी हुई यानी कि सटी हुई, यहाँ पे मैप में आप देख पाओगे। हड़प्पाई स्थल लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल जो जगह है वो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट, हड़प्पा रावी, देखिए हड़प्पा एक जगह भी है। ठीक है, ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो दयाराम साहनी थे वो हड़प्पा नामक स्थल से खुदाई का स्टार्टिंग किए थे, प्रारंभ किया था। तो उन्होंने सोचा कि इसका नाम क्या रखे, इसलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया था, हड़प्पा सभ्यता ही नाम दिया था। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, हड़प्पा जो नामक स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित या था। ठीक है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। और जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, उसका डिफरेंट आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल सिंधु घाटी, देखिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? देखिए अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल कौन सा? तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी जा चुकी है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं पढ़ी जा गई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा गुजरात, जो कि क्या बोलते हैं उसे, कच्छ का रन जो है, ठीक है, गुजरात जो एरिया पड़ता है, ठीक है, में स्थित है। यहाँ के उन्नत जल प्रबंध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से, कहाँ से? तो धोलावीरा गुजरात से। ठीक है, यहाँ से उन्नत जल प्रबंध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं या होते हैं। ठीक है, सॉरी हुए हैं, ठीक है, होते हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या, आगे देखते हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो इससे रिलेटेड, एक मिनट, कितना लंबा जाएगा देख लेते हैं, उसके बाद चलिए ज़्यादा नहीं है, आप कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था। ये ध्यान में रखिएगा, सिंध का मरुस्थल, मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के नाम से जाना जाता था। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित था। धोलावीरा जो है वो लूनी नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति यानी कि जो आध शिव है, ठीक है, मतलब शिव जी का आधा आधा, ठीक है, शिव जी का हाफ फेस, मतलब इस टाइप से, मतलब आधा चित्र, आध शिव से कहा जाता था। ठीक है, तो उनकी पूजा करते थे। विशाल स्नानगार यानी ग्रेट बाथ, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मतलब मिला था। ठीक है, तो वो चीज़ें और अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। कांसे से निर्मित यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हाँ, नृत्य करती हुई एक मूर्ति भी इन्हें प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा।
ठीक है। और ये भी होगा कि मोहनजोदड़ो का मतलब उत्खनन किसने करवाया था, तो ये आई थिंक 1922 में राखाल दास बनर्जी करके हैं, उन्होंने किया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, राखाल दास बैनर्जी करके उनका नाम था, 1922 में आई थिंक। ठीक है, एक हाँ इसी दौरान हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी, एक मिनट, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां, गलियां समझ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होती थी, चौड़ी होती थी और सीधी होती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो सड़कें होती हैं वहाँ की, ठीक है, वो समकोण पर एक दूसरे को सॉरी काटती थी, जिससे क्या होता था, एयर जो था वो फ्रेश हो जाता था। ठीक है, और भी बहुत सारे रीज़न थे। ठीक है, तो मैंने बताया कि वो पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की ओर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। मैंने बताया कि उनका नगर नियोजन पेरिस से उसकी तुलना की जाती थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। ठीक है, देखिए इसलिए भी एक रीज़न था कि इसका सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों बोला गया, तो क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। तो उत्खनन देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने किया, कहाँ से, आपका हड़प्पा नामक स्थल से। तो एक कारण था कि हड़प्पा सभ्यता भी नाम रखा गया उसका, इस सभ्यता का। फिर मोहनजोदड़ो में राखाल दास बैनर्जी करके एक थे, तो उन्होंने 1922 आई थिंक 22 है, ठीक है, तो 22 में उन्होंने किया। तो उनका क्या हुआ कि फिर उन्होंने जब किया तो ये सिंधु नदी के किनारे, जो मोहनजोदड़ो नामक स्थल है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो इसे सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु की सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, इस नाम से भी इसे मतलब इसका नाम रखा गया। तो ये दो कारण थे इम्पॉर्टेंट, जो राखाल दास बनर्जी वाला और दयाराम साहनी, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, 1921 1922, ये दो पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। हाँ, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, मोहनजोदड़ो का मतलब वो मृतकों का टीला था। ठीक है, मृतकों का टीला था। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। मैंने बताया राखाल दास बनर्जी नामक थे, उन्होंने किया था। और हड़प्पा नामक स्थल का दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो का अन्नगार, ठीक है, अन्नगार यानी ग्रेट ग्रैनरी सबसे बड़ा भवन था। नेक्स्ट है, कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक एवं एक नगरीय सभ्यता थी। एक व्यापारिक, सिंधु सभ्यता जो थी वो एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। वो मोहनजोदड़ो वाला मूवी में आपने देखा होगा कि वहाँ पर व्यापार कैसे होता था, जहाँ पर जो हमारे एक्टर होते हैं मेन लीड रोल वाले, तो वो वहाँ जाते हैं और जा कर के नील का पत्थर या कुछ वो बेचने की कोशिश वहाँ करते हैं। इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी, और इसका जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक का जो मेन जो इनका स्ट्रेंथ था वो व्यापार से ही होता था। सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल क्या है, सोर्तुगुई, ठीक है, क्या है, सोर्तुगुई एवं मुंडीगाक अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक इससे है, सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर वैदिक कहा जा रहा है। चलिए तो कोई नहीं, एक बार हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को अभी जो हमने पढ़ा उसे रिवीजन करते हैं, फिर इस वीडियो को यहाँ हम एंड कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे। देखिए क्या क्या हमने पढ़ा उसे देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो को सिंधु का मरुस्थल, ये अच्छा पॉइंट है, आपको इसे याद रखना चाहिए कि मोहनजोदड़ो को सिंधु का मरुस्थल के रूप में जाना जाता था। और मोहनजोदड़ो जो है उसे मृतकों का टीला भी कहते हैं। राखाल दास बैनर्जी ने
1922 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, धोलावीरा लूनी नदी के किनारे, जितनी भी नदी मैंने बताई किसके किनारे कौन है तो वो भी याद रख लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी कि शिव जी, आदि शिव की यहाँ पूजा होती है। ठीक है, और भी कुछ कुछ थे, ठीक है, जैसे पीपल के पेड़, वो सब बाद में देख लीजिएगा। विशाल स्नानगार ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से मिला। ये मोहनजोदड़ो से मिला, पूछाएगा कि विशाल स्नानगार कहाँ से मिला। ठीक है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर नृत्य करती हुई एक मूर्ति कांस्य की, तो वो कहाँ से मिला है, तो वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति थी। कांस्य से निर्मित यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। चौड़ी होती थी और एकदम सीधी होती थी, मतलब चौड़ाई होता था। ठीक है, उसके बाद जो नालियाँ होती थी वो सड़क के किनारे बने होते थे। ठीक है, और जिससे क्या होता था कि उनका जो बाथरूम होता था, ठीक है, स्नानघाट जो भी हो, तो वो डायरेक्ट नली से कनेक्ट रहता था। ठीक है, जैसे आज के डेट पे। चलिए देखिए, सड़क क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। गलियां जो है वो सीधी होती थी और चौड़ी होती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, जैसे अभी आप लोग कोई भी 4 लेन वाला जहाँ बीच में चौक पड़ता है, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि एक सीधी रोड समकोण पर काटती है ना, तो बस उसी तरीके की होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन माना जाता है। ठीक है, तो बोलेगा मुख्य विशेषता इसका क्या था, तो नगर नियोजन था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता के भी एक ऐसे भी नाम से डिनोट किया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, मतलब क्यों बोला गया मोहनजोदड़ो स्थान, ये क्या है, मृतकों का टीला था। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का अन्नगार। ठीक है, अन्नगार ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है, सबसे बड़ा भवन था। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त, मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक, एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी। ठीक है, इसका मतलब अर्थव्यवस्था का ताकत क्या था, तो वो व्यापार था। ठीक है, जैसे कहीं कहीं खेती होती है, ठीक है, तो यहाँ पे व्यापार था। सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल, कौन सा पूरा स्थल, सोर्तुगुई एवं मुंडीगाग। सोर्तुगुई और मुंडीगाग अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको इतने जो भी पॉइंट है वो समझ आ गया हो। याद भी आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको नहीं याद हुआ तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा और थोड़ा स्पीड, जो प्लेबैक स्पीड होता है उसे बढ़ा लीजिएगा और एक बार और देखिएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स याद हो गए होंगे। जो नहीं याद हुआ है उसे कॉपी में लिख लीजिएगा। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एग्ज़ाम 60 दिन बचे हुए हैं। अगर एग्ज़ाम होता है तो बहुत कम दिन है आपके पास, तो तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।